ये तुम लोग का एग्जाम फॉर्म सबका भर के हो गया? हाँ सर। थोड़ा अभी जिनने भी लेट भरना शुरू किया उनका दिक्कत हो रही है, क्योंकि वेबसाइट कुछ तो उनका क्रैश हुआ है ना, सर्वर डाउन है शायद यूनिवर्सिटी का। चलो ठीक है, बात करते हैं टॉपिक पे। ओके चलो, हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट खत्म कर चुके हैं। जितना उसमें वेरिएशन आ सकता है, डिफिकल्टी आ सकती है, वो सब आपको कवर किया मैंने। आपने अगर मिस किया रहेगा तो प्लीज गेट द रिकॉर्डिंग। मैंने ग्रुप पे सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे। आपको अगर मेरी बातें याद होंगी तो आप बराबर डायग्राम देख के सब कुछ रिलेट कर पाएंगे। ओके, अब एक लास्ट पार्ट बचा है इस चैप्टर का जिसको कहते हैं जंप फिनोमेना। जंप फिनोमेना लेकिन एक पर्टिकुलर सिर्फ कैम के लिए है, मतलब पर्टिकुलर शेप ऑफ कैम के लिए है। इसको एसेंट्रिक कैम कहते हैं। ओके, एसेंट्रिक कैम कहते हैं। मतलब आपको अगर एसेंट्रिक कैम समझना है तो इट इज लाइक, अगर एक सर्कुलर डिस्क है, ये अगर सर्कुलर डिस्क है, इसको अगर आप सेंटर से पिवोट कर दो, अगर आप इसको सेंटर से पिवोट कर दो और यहाँ पे अगर एक फॉलोवर लगा दो, ये फॉलोवर की जगह पे अपन लेते हैं मशरूम में से फ्लैट हेड बोलते हैं इसको, फ्लैट हेड फॉलोवर लेते हैं। मान लो ये फॉलोवर लगा दिया मैंने, क्या इसके घूमने से फॉलोवर को कुछ भी फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ड्वेल करेगा। बराबर, परफेक्ट। क्योंकि हर इंस्टेंट पे रेडियस सेम रहेगा तो फॉलोअर बिल्कुल भी रेसिप्रोकेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यही कैम को एसेंट्रिकली पिवोट कर दो, एसेंट्रिकली का मतलब होता है उसके सेंटर से ऑफसेट, जिसको एसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं, वहां से पिवोट कर दो। मतलब मान लो सेंटर ये अगर इसका है, आप इसको यहां से अगर पिवोट कर दो, अब इसको अगर यहां से पिवोट कर दो तो ये जो डिस्टेंस हो जाता है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी कहते हैं। इस डिस्टेंस को एसेंट्रिसिटी कहते हैं, स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है। एंड बिकॉज ऑफ द सेंटर बीइंग ऑफसेट, ओके, एंड इट इज काइंड ऑफ एसेंट्रिक फ्रॉम द एक्चुअल सेंटर ऑफ द प्लेट। जब यहां पे आप फॉलोवर रखोगे, जब आप ये फॉलोवर यहां पे लाके रखोगे इधर, तो अब अगर ये कैम रोटेट करेगा, अब अगर ये कैम रोटेट करेगा तो आपको क्या लगता है फॉलोवर क्या करना शुरू करेगा? जैसे ये रोटेट करेगा इंस्टेंटली ये राइज करना शुरू करेगा क्या? हाँ सर, राइज करेगा। राइज करना शुरू करेगा, परफेक्ट। ये आपको समझ गया है, वेरी गुड यार। तो इस तरह से इसको एसेंट्रिक कैम कहते हैं। अब ये होता है एसेंट्रिक कैम। एसेंट्रिक कैम के अगर नोमेनक्लेचर्स की बात किया जाए तो अभी यहाँ पे मान लो ये डिस्क का जो रेडियस है उसको अगर दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये कैपिटल आर रहेगा लेट्स से, ये डिस्क का रेडियस अगर कैपिटल आर है, ओके। अभी यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तब ये राइज करेगा। मुझे ना यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, मुझे यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए। आपको याद होगा कि जब भी मान लो ये रेडियल फॉलोवर है ना, ये अगर रेडियल फॉलोवर का मतलब हो गया कि इसका जो एक्सिस ऑफ रेसिप्रोकेशन है सेंटर से पास कर रहा है, तो अभी आपको मालूम होगा जब ये रोटेट करेगा, जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये रोटेशन के समय हर इंस्टेंट पे दिस लाइन विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। हाँ सर। ओके, सो अगर मैं ये जो छोटा यहाँ पे एक सर्कल है, मतलब एसेंट्रिसिटी जहाँ पे, वहां पे उसका बेस सर्कल बना दूं, अगर उधर अगर एक बेस सर्कल बनाने की कोशिश करूं तो वो बेस सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ऐसा दिखेगा बेस सर्कल। हाँ सर। ये रेड कलर का बेस सर्कल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका हर जगह पे रेडियस सेम है सेंटर ऑफ रोटेशन से। इसका मतलब है अगर इस समय फॉलोवर का ये पोजीशन है, अगर इस समय फॉलोवर इस पोजीशन पे है तो फॉलोवर लोवेस्ट पोजीशन पे है,
और देखो ये रेड सर्कल ब्लैक सर्कल में गैप यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर फॉलोवर रिलेटिवली अगर ये पोजीशन पे आ जाए, रिलेटिवली अगर ये पोजीशन पे आ जाए, कहने से इस समय आप देख सकते हो कि आपका फॉलोवर राइज कर चुका है बाय दिस वेरी स्मॉल गैप। हाँ सर। मतलब अगर आपका फॉलोवर इस इंस्टेंट पे आ जाएगा तो इसका राइज और बढ़ जाएगा, इस इंस्टेंट पे आएगा तो राइज और बढ़ जाएगा, इस इंस्टेंट पे आएगा तो राइज और बढ़ जाएगा, और यहां पे पहुंचने के बाद में इट विल बी दी कंप्लीट स्ट्रोक का कंप्लीशन। समझा? मतलब इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द कैम, अगर मैं फॉलोवर को ही घुमाऊं, इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द कैम अगर मैं फॉलोवर को ही घुमाऊं, ऐसे फॉलोवर को ही अगर ऐसे घुमाऊं, तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ मतलब नीचे का कांस्टेंट और फॉलोवर मूव कर रहे हैं। मतलब आप रिलेटिवली अगर आपको मोशन के बारे में समझाऊं तो कैम रोटेट कर रहा है, लेकिन कैम रोटेट करता हुआ देखोगे तो फॉलोवर रेसिप्रोकेट करता हुआ दिखाई देगा। हाँ सर। मान लो आप फॉलोवर पे बैठ गए हो, मान लो आप फॉलोवर पे बैठ जाओ, तो जब आप फॉलोवर पे बैठ जाओगे तो फॉलोवर आपको मूविंग नहीं दिखेगा, आपको फॉलोवर मूविंग नहीं दिखेगा। मतलब जिस पे आप बैठ जाते हो वो आपके लिए फिक्स हो जाता है, वो आपके लिए फिक्स हो जाता है। हाँ जैसे हम अर्थ पे हमको अर्थ मूव करते हुए नहीं दिखता, सन दिखता है। परफेक्ट 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 माय डियर, परफेक्ट। ओके, या फिर ऐसे सिंपल बात बताऊं तो रिलेटिव पोजीशन अगर मैं बताऊं तो देखो, जब फॉलोवर राइज होता है ना, जब फॉलोवर राइज होता है ना, तो वो फॉलोवर राइज रिलेटिवली ऐसे अलग 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 पोजीशन पे जब जाता है, इसलिए राइज करता है वो, अलग अलग फिर जाता है, फिर रिटर्न करना शुरू करता है ऐसे, और फाइनली फिर यहाँ पे वापस से बॉटम मोस्ट पे आ जाता है। मेरा ये जो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? मतलब फॉलोवर राइज हो गया पूरी तरह से, फिर फॉलोवर रिटर्न हो गया पूरी तरह से। ये जो लैंग्वेज है ये समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सभी को? हाँ सर समझ गया। बाकी कोई किसी को कोई डाउट? ओके नहीं सर। ओके। मतलब कई लोगों के दिमाग में उलझने रहती है, कई लोगों के दिमाग में उलझने रहती है, तो मैं उनके लिए एक छोटा सा एफर्ट और ले लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये रेड सर्कल को वापस बना देता हूँ। ओके, ये रेड सर्कल को वापस से बना देता हूँ, यहाँ पे सेम डायमेंशन लेता हूँ यहाँ से अंदाजन। इसका जो सेंटर है, ये सेंटर इससे पास हो जाए, ये बराबर इससे पास हो रहा है क्या देख लेता हूँ खाली, और ये बराबर, हाँ चलो ऑलमोस्ट सेम ही है। अब ये ब्लैक वाला जो सर्कल है ना, इस ब्लैक वाले सर्कल को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, उसका रेडियस इससे मैच कर लिया मैंने, ऑलमोस्ट रेडियस मैच हो गया है। अब मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, बराबर ना? अभी फॉलोवर जो है आपका, फॉलोवर यहाँ पे रहेगा, चलो फॉलोवर जो आपका है वो फॉलोवर, ये फॉलोवर को वापस से बनाने की कोशिश करता हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये है, इससे एक लाइन मारूंगा ऐसा, और उस पर भी फॉलोवर बनाने की कोशिश करता हूं। तो फॉलोवर अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो सेम फॉलोवर, यही फॉलोवर, डायमेंशन देखो उतना ही लूंगा मैं, एग्जैक्ट उतना ही डायमेंशन लूंगा, देखो ऐसा हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका राइज। कितना राइज हो गया ये? अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको अभी जो राइज किया हुआ जो डिस्टेंस दिखाई देगा, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच। ये हो चुका है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू राइज। इतना राइज कर चुके हैं भाई साहब, इतना डिस्प्लेसमेंट हो चुका है अपना। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस समय दिस इज दी वाई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज दी वाई डिस्प्लेसमेंट। इजी लगा? मैंने क्या किया है, हाँ सर। मैंने क्या किया है, ये जीरो एंगल पे अगर है इस टाइम पे, ओके, तो ये जीरो एंगल का लाइन मैं यहाँ पे मार देता हूँ, जीरो एंगल का लाइन, और मैंने उसको लगभग कितना डिग्री घुमा दिया है? 90 डिग्री दिख रहा है क्या? हाँ सर 90 लग रहा है। वी कैन से लगभग मैंने उसको 90 डिग्री घुमा दिया है। तो मेरा जब थीटा 90 डिग्री से घूम चुका है, ओके,
90 डिग्री से घूम चुका है तो फॉलोअर का इतना राइज हो चुका है। जैसे ये कितना, देखो ये इतना थीटा घूम चुका है, ये इतना थीटा घूम चुका है बच्चे लोग, समझ में आया? आपके लिए अगर थोड़ा सा और रिलेटिवली इसको छोटा कर दूं तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको नीचे लेता हूं, यहां पे कांटेक्ट बनाता हूं, यहां पे कांटेक्ट बनाने का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा और छोटा कर दिया मैंने। मैं भी सारे लाइनों को नीचे ले लेता हूं, फॉलोअर को और नीचे कांटेक्ट बना देता हूं। तू भी नीचे आ जा भाई। और डिस्प्लेसमेंट अभी इतना हो चुका है। क्या हो गया, 90 डिग्री एंगल ना थोड़ा सा आंखों को लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट दिख रहा है, इसलिए मैंने उसको अक्यूट एंगल बनाने की कोशिश की है। तभी यहाँ पे ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट y, इतना हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट y। अभी एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल डिलीट करता हूं मैं, ओके। और अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूं तो इतना हो चुका एंगुलर रोटेशन। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम इतना हुआ है। क्यों? देखो ये जहां पे दोनों रेड और ब्लैक सर्कल मिल रहे हैं वो ये पॉइंट है, वो कितने से आगे गया है, वो थीटा एंगल से आगे गया है। जब कैम when cam rotates by theta at uniform angular velocity omega, the follower rises by y, so displacement y हो जाएगा उसका। सही बात है, ओके। हाँ सर। आपने अगर चीज नोटिस की रहेगी, मैंने इतना परफेक्शन फॉलो करने की कोशिश किया, तब आपको समझ गया रहेगा कि इस इंस्टेंट पे ये पॉइंट कांटेक्ट बना रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो घूमता जा रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलता जा रहा है। हाँ सर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बदलता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है आपका, उसको मैं अगर मार्क करूं तो वहां से लेके वहां तक का डिस्टेंस विल बी, कैपिटल आर। क्या आपका कैपिटल आर हो जाएगा ना? सर ओ सॉरी, नहीं होगा कैपिटल, क्योंकि सेंटर चेंज हो गया ना सर। सॉरी सेंटर, बड़े सर्कल का सेंटर तो यहाँ होगा ना? हाँ सर। बड़े सर्कल का सेंटर यहाँ पे होगा, यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कैपिटल होगा। ये मैंने पहली बार इस डायग्राम को ऐसे घुमा दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं क्या करता हूँ, यही चीज अगर यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तब मेरा दिमाग ज्यादा चलेगा। यही चीज मतलब यही एंगल अगर मैं यहाँ पे थीटा दिखाने की कोशिश करूँ, मतलब यहाँ से थीटा अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो थीटा यहाँ से दिखाने पे ऐसा जाएगा क्या? ये देखो, मतलब मैंने क्या हाँ किया सर। है, इसको यहाँ पर ये जो लाइन है, मान लो ये लाइन, ये जो लाइन है मान लो ये लाइन है, फिर यहां से थीटा एंगल, मतलब एंटी जाना पड़ेगा, तो यहां से थीटा एंगल एंटी जाऊंगा मैं, वहां पे ये रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो चुका रहेगा थीटा। हाँ सर। ओके, नाउ इट मेक सेंस। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो गैप है, ये जो सर्कल का गैप है, ये जो सर्कल का गैप से लेके यहां से टैंजेंट लाइन है, दैट विल बी इज इक्वल टू योर कैम का डिस्प्लेसमेंट y, फॉलोअर का डिस्प्लेसमेंट y। हाँ सर। मैंने ये लाइन यहां से क्यों बना, अभी आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो कॉन्टैक्टिंग पॉइंट यहां पे है। हाँ सर। देखो ये सेंटर वाला जो लाइन है वो थोड़ा ऊपर रहेगा, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो लेफ्टवर्ड रहेगा।
तो मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थोड़ा लेफ्टवर्ड ले लिया, और वहां से जब ये डिस्टेंस ऐसे मार्क किया तो मैं समझ गया कि ओके दिस विल बी माय डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉलोवर y, जैसे यहाँ पे मार्क किया हुआ है। सही बात है। हाँ सर। ओके चलो मैं इस पे भी आऊंगा, पहले मैं इस पे फोकस करता हूँ और फिर इस पे हम वापस से जाएंगे। ओके यहां पर लाइनें मार के रखता हूं कि ठीक है, क्लीन रखने के लिए यहां से एक मारूंगा लाइन ऐसे पे, दिस लाइन इज गोइंग गुड। ओके ये लाइन लिया, यहाँ पे ऐसे मार दिया। ओके और ये रेड वाले सर्कल से एक लाइन मैंने लिया, रेड वाले सर्कल से मैंने लाइन लिया, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट y। इतना डिस्टेंस रहेगा, दैट विल बी माय y डिस्प्लेसमेंट। इतना y डिस्प्लेसमेंट हो चुका रहेगा। ओके अब ये जो सेंटर इस पॉइंट से मैं क्या करूंगा, मैं इस लाइन को एक पैरेलल लाइन मारने वाला हूं। इस लाइन से मैं एक पैरेलल लाइन मारूंगा। ओके कहां पे मारूंगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मारूंगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने एक पैरेलल लाइन मार दिया, अब समझ में? हाँ सर समझ गया। यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग पॉइंट है, वहां पे बड़े वाले सर्कल से एक पैरेलल लाइन मार दिया मैंने। ओके तो अभी अब मैं क्या करूंगा, मैं ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स को इस पे ट्रांसफर करने वाला हूं। तो इसका ये पॉइंट भी यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा मैं। ओके एंड देन और कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहां से एक लाइन इधर मारूंगा मैं, इधर एक लाइन मार दूंगा मैं। ओके एंड एक वर्टिकल लाइन इनके बीच में डाल दूंगा, एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन। ठीक है अच्छा अच्छा, अब ध्यान से सुनो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे मान लो ये जो बड़ा सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो छोटा सर्कल है इसका रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें ये जो डिस्टेंस है इसको मैं नेमिंग करता हूं, इसको बोलेंगे O1, इसको P बोलता हूं, इसको Q बोलता हूं, इसको R बोलता हूं। ओके नाउ if this is angle theta, even this will be angle theta। ये लाइन अगर थीटा बनाए तो ये लाइन भी थीटा बनाएगी। वर्टिकल लाइन पे दो पैरेलल लाइन जा रही है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहेगा ना। हाँ सर थीटा रहेगा। ओके नाउ पी क्यू, कैन आई से पी क्यू इज इक्वल टू वाई। ये P इधर है, ये P है और ये Q है, दैट इज इक्वल टू वाई। सिमिलरली आई कैन से क्यू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, बोल सकता हूँ क्या मैं? क्यू आर इज इक्वल टू स्मॉल आर बोल सकता हूँ क्या? दिख रहा है? हाँ सर समझ रेड गया। सर्कल जो है इसका ये रेडियस स्मॉल आर है, और उसी को पैरेलल मैंने यहाँ पे लाइन मार के दो परपेंडिकुलर मारे, मतलब जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। फिर मैंने क्या किया, दो पैरेलल के बीच में एग्जैक्ट दो परपेंडिकुलर लाइन मारे, तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा क्यू आर। एंड फिर ये ट्राइंगल को देखोगे, ये डिस्टेंस एसेंट्रिसिटी है ई, O1 एसेंट्रिसिटी है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ORO1 एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ORO1 एक राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब इफ यू सी केयरफुली ये कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये ई है और ये थीटा है। मेरे को जो डिस्टेंस चाहिए वो RO1 चाहिए, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। क्या होता है cos थीटा? cos थीटा इज अपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, O1R अपॉन E। तो O1R E cos थीटा हो जाएगा क्या? O1R E cos थीटा हो जाएगा।
हाँ सर। ओके फाइन। चलो इतना अगर आपको समझा है तो अब मैं जो बताना चाहता हूं ध्यान से देखो। कैन आई से O1P, कैन आई से O1P इज इक्वल टू कैपिटल आर, O1P इज इक्वल टू हाँ कैपिटल आर। सर। ओके, हाँ सर। so clearly we can add maths, मतलब mathematically we can add that O1P is equal to PQ plus QR plus RO1. O1P is equal to PQ QR RO1। तो PQ कितना है? PQ है Y, उसको इधर नीचे लिखता हूं। तो दिस कैन बी रिटन एज कैपिटल R इज इक्वल टू Y प्लस स्मॉल स्मॉल r आर। प्लस E cos थीटा। यहां से अपन बोल सकते हैं, यहां से अपन आप बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, y एक तरफ रखते हैं, बाकी सब एक तरफ रखते हैं, r माइनस r माइनस E cos थीटा। यस सर। ओके, नाउ यूजिंग कॉमन सेंस यू कैन क्लियरली सी दैट कैपिटल R ये भी है और कैपिटल R यहां से ये भी होगा, हाँ। और ये जब कैपिटल R होगा तो ये स्मॉल r होगा। हाँ। मतलब स्मॉल कैपिटल आर R प्लस माइनस स्मॉल r क्या होता है? ई। eccentricity. So this can be written as eccentricity minus eccentricity cos theta. So formula will be E bracket 1 minus cos theta. And this is your displacement का equation बच्चों। समझे हैं? हाँ। हाँ सर समझ गया। ये थोड़ा सा दिमाग को तकलीफ देना पड़ा, लेकिन पेशेंस रखा तो हो जाता है, पेशेंस रखा तो हो जाता है भाई। ओके, नाउ व्हाट वुड यू लाइक टू डू? एक काम करना, जंप फेनोमेना के लिए खाली स्क्रिबल करने के लिए ये एक डायग्राम, सिर्फ ये एक डायग्राम और ये इतना पार्ट लिखो ना, ताकि आप लोगों का एक बार लिख के हो जाए। हाँ सर। हाँ, इतना लिखो, टाइटल लिखो जंप फेनोमेना। ये जो भी मैंने किया है, ये डेरिवेशन जंप फिनोमेना हमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसीलिए किया है। ओके, आप लोगों को अगर आपके बुक्स शायद रहेंगे उसमें डायरेक्टली ये इक्वेशन दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं टेंशन आती है कि आया कहाँ से, क्या लॉजिक है। तो बस ये छोटा सा ज्योमेट्री लगा के इक्वेशन आता है इसी का, यही इक्वेशन हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का, इसी को डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कहते हैं। और आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट से अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो दैट इज यू कैन से dy by dt, dy बाई डी। राइट, dy by dt बोल सकते हैं उसको, या फिर उसको आप y डॉट भी बोल सकते हैं आपके मैथ्स के लैंग्वेज में, है ना? डॉट बोलते कि डैश बोलते हैं?
सर डैश होता है ना डिफरेंशिएशन। वाई डैश बोलते हैं। तो वाई डैश जो आता है वो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ई तो कांस्टेंट रहता है ज्योमेट्रिकली, तो ई वैसे का वैसा रहेगा। 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस थीटा, साइन। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और थीटा का प्रॉपर्टी होता है ओमेगा टी। तो मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी ओमेगा कॉस थीटा, साइन थीटा सॉरी इंटू सॉरी, ओमेगा। ओमेगा साइन थीटा। तो ये जाएगा ई ओमेगा साइन थीटा, ई ओमेगा साइन थीटा। ऐसे अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसको वाई डबल डैश बोल सकते हैं। ई ओमेगा स्क्वायर माइनस कॉस थीटा। परफेक्ट, ये हो जाएगा ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। समझ में आया सभी कोई? हाँ सर। किसी को डाउट है ये कैसे आता है? ई ओमेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव डी बाई डी टी करना है। सो दैट इज लाइक डी बाई डी टी ऑफ ई ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ई ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय ओमेगा हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा लिखा जाएगा और ई ओमेगा 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 स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, इजी बच्चों। यस। चलो बच्चे लोग, इतना पार्ट होने के बाद में अब आते हैं जर्म फिनोमेना के लिए कुछ बातें करते हैं। हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एफबीडी। किसका बनाएंगे? फॉलोवर का। फॉलोवर का एफबीडी बनाने वाला अपन। ये फॉलोवर स्प्रिंग लोडेड है, ठीक है। ये फॉलोवर ऐसा स्प्रिंग लोडेड है। तो जब ये स्प्रिंग लोडेड फॉलोवर रहेगा तो स्प्रिंग इसको नीचे की तरफ दबा के रखेगा हमेशा। स्प्रिंग हमेशा नीचे की तरफ इसको दबा के रखेगा और फॉलोवर को कैम हमेशा ऊपर की तरफ धक्का देगा। सही बात है ना? ओके। एफबीडी बनाऊंगा राइज होते वक्त का। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए फॉलोवर during upstroke, तो अगर मैं ये फॉलोवर ड्रॉ करूं तो ये फॉलोवर ऐसा आएगा। ये फॉलोवर राइज कर रहा है इसलिए इसका मोशन अपवर्ड रहेगा, ठीक है। ये राइज कर रहा है, ये इसका मोशन दिखा दिया मैंने यहाँ पे। ये रहेगा इसका मोशन। जब ये मोशन करता रहेगा तो इस पे क्या क्या आता रहेगा? नीचे कैम के साथ में फॉलोवर टच रहेगा तो कैम इस पे रिएक्शन मारता रहेगा, तो कैम का रिएक्शन रहेगा एफ। एक्शन भी बोल सकते हो। ये कैम का धक्का है, ये कैम का धक्का है जिसके कारण ये ऊपर जाने वाला है। ये मोशन इसके वजह से हो रहा है। साथ ही साथ स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग को बिल्कुल भी ये तरीका पसंद नहीं आएगा। मतलब स्प्रिंग जो रहेगा वो स्प्रिंग को ये बिल्कुल भी धक्का पसंद नहीं आएगा। तो स्प्रिंग क्या करता रहेगा? स्प्रिंग हमेशा फोर्स लगाता रहेगा डाउनवर्ड। अगर स्प्रिंग फोर्स और नीचे का फोर्स सेम होगा तो क्या होगा? वो फॉलोवर हिलेगा नहीं। फॉलोवर राइज ही नहीं करेगा, बराबर ना? हाँ हाँ सर। अगर स्प्रिंग फोर्स और नीचे का फोर्स सेम हो तो फॉलोवर राइज नहीं करेगा। इसका मतलब अगर फॉलोवर राइज कर रहा है तो नीचे का फोर्स इज मोर देन स्प्रिंग फोर्स। अगर ये राइज कर रहा है मतलब नीचे का धक्का इज मोर देन स्प्रिंग फोर्स। ओके। अच्छा, जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है और उसका एफबीडी बनाते हैं तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाना पड़ता है। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लगाते हैं डीएलएम्बर्ट फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, बराबर। हाँ सर। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है, तो अगर वो मोशन में होती है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं डी एलम्बर्ट फोर्स। पढ़ा है आप लोगों ने ये डायनामिक्स में?
हाँ थोड़ा बहुत पढ़ा है। ओके, डीएलेम्बर्ट फोर्स का काम होता है कोई भी चलती हुई बॉडी को इक्विलिब्रियम में लेके आए। ऐसा क्यों करते हैं अपन, कोई बताएगा मुझे? कितना फोर्स आ रहा है समझने के लिए। ओके, और कुछ? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चा लोग क्योंकि हम लोग लगाते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 होता है ना, और समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू 0 अगर होना चाहिए तो क्या ये दोनों फोर्स मिलके समेशन 0 होंगे क्या? नहीं नहीं भाई, ये थोड़ा। ज्यादा ये कम है ना, हाँ सर। ये कम है ये ज्यादा, इनका समेशन 0 नहीं होगा। 0 का मतलब होता है कि उसको रोक देना है, उसको रोक देना है। जब ये उस तरफ जा रहा है तो इसको रोकने के लिए एक इनर्शिया फोर्स लगाना पड़ेगा इन अपोजिट डायरेक्शन। जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको नीचे की तरफ आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिसको इनर्शिया फोर्स कहते हैं, जिसको लगाने के बाद में ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ऐसा आ जाएगा तब आप कह सकते हो समेशन ऑफ फोर्स विल बी इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू F माइनस Fs माइनस Ma इज इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ सर समझ गया। ये हम लगाते ही इसीलिए हैं ताकि हम इसको रोक सकें, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन तब लगाते हैं जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है, रुका हुआ होता है, उस पे हर तरफ से लगने वाले फोर्सेस सेम होते हैं। जब उस पे हर तरफ से लगने वाले फोर्स सेम ही नहीं होंगे तो ये फोर्स का इक्वेशन नहीं लगा सकते आप। तो ये इक्वेशन लगाने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स लगाते हैं विच इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स, जिसे डीएलेम्बर्ट फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस डायनेमिक्स में डीएलेम्बर्ट में किया था। डायनेमिक्स में ये जिसने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था डीएलेम्बर्ट। तो डीएलेम्बर्ट ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि भाई साहब अगर आप इसको स्टैटिक की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो पहले उसको इमेजिनरी स्टैटिक कंडीशन में लेके आओ, और इमेजिनरी स्टैटिक कंडीशन में लाने के लिए उसको रोकना पड़ेगा, उसको ब्रेक लगाना पड़ेगा, और ब्रेक लगाने का वैल्यू होता है इनर्शिया के जितना, और इनर्शिया फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे बढ़े? हाँ सर। ओके, अब ये मास इनटू एक्सेलरेशन में मास इसका फॉलोवर का रहेगा, एक्सेलरेशन तुमने निकाला है, एक्सेलरेशन तुमने जस्ट निकाला है विच इज E ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है E ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। सर ये हर टाइप के फॉलोअर पे अप्लाई कर सकते हैं ना? ये सिर्फ एसेंट्रिक कैम के लिए ये डेरिवेशन, ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन आप हर तरह के फॉलोअर पे लगा सकते हो, ये इक्वेशन सिर्फ एसेंट्रिक कैम पे नहीं सर, वो हमने पिछले वेलोसिटी और वो फिर से बोलो। ओके हाँ सर समझ। सिर्फ एसेंट्रिक कैम के लिए, नहीं मैं वही पूछ रहा था जेट डिस्प्लेसमेंट। ये हर जगह नहीं लगा सकते आप, ये सिर्फ एसेंट्रिक कैम। जंप फिनोमेना हमारे लिए सिर्फ एसेंट्रिक कैम है। आपको पहले जंप फिनोमेना पता होना चाहिए, अभी तक बताया नहीं, बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तक एक्सेलरेशन हो गया, एफएस हो गया, एफ हो गया। अब नाउ लेट अस गेट द अदर फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला पहले स्प्रिंग फोर्स बता देता हूं और फिर जंप फिनोमेना पे टिप्पणी करेंगे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में किसी को कोई जानकारी है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स? हैव यू हर्ड द वर्ड स्टिफनेस? स्टिफनेस वर्ड सुना आपने? स्टिफनेस, स्प्रिंग स्टिफनेस नहीं सुना? ओके, स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो स्टिफनेस के फॉर्म में दिया जाता है, स्प्रिंग के स्टिफनेस के फॉर्म में। आप लोग ये डीएमई 1 में पढ़ने वाले और डेप्थ में, डोंट वरी। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ओके, ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये होता है स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन, स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स में ये हो जाता है स्टिफनेस। स्टिफनेस तो आप नाम से समझ रहेंगे वो क्या कहना चाह रहा है, जितना स्प्रिंग स्टिफ रहेगा उतना कम डिफ्लेक्शन करेगा, और इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं।
डिफ्लेक्शन मतलब कितना स्प्रिंग दब गया या लंबा हो गया, उसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं। मतलब अगर स्प्रिंग के टाइप होते हैं, कुछ स्प्रिंग को दबाया जाता है और कुछ स्प्रिंग को खींचा जाता है। एक को कंप्रेसिव स्ट्रिंग बोलते हैं और एक को टेंसाइल स्ट्रिंग बोलते हैं। जो आप लोग वेइंग मशीन में देखते हो ना, जो हैंड वेइंग मशीन होता है, उसमें टेंसाइल होता है, और इस टॉपिक में जो है वो उसको कंप्रेसिव स्प्रिंग कहते हैं। उसको कंप्रेस किया जाता है, जैसे आपके बॉल पेन में होता है कंप्रेसिव स्प्रिंग होता है, उसको दबाया जाता है। और जो वेइंग मशीन का होता है उसको खींचा जाता है, वो ऑलरेडी दबा हुआ रहता है पहले से, वो ऑलरेडी पूरी तरह से दबा रहता है, उसको खींचा जाता है। मतलब आप देखोगे तो उसमें गैप नहीं होता, उसके वायर पूरी तरह से चिपके हुए रहते हैं, उसको टेंसाइल स्प्रिंग कहते हैं। और जिसमें गैप होता है उसको कंप्रेसिव स्प्रिंग कहते हैं। ओके, तो जो स्प्रिंग होता है बच्चा लोग, ये जो स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग को जब आप फोर्स लगाते हो तो ये स्प्रिंग ऐसे कंप्रेस हो जाता है। तो ये जो कंप्रेस हो गया जितने डिस्टेंस है उसको डिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसे ये स्प्रिंग को जब आप फॉलोवर जब ऊपर जाएगा कैसा रहेगा, ये मान लो ऐसा फॉलोवर का डंडा है और नीचे फ्लैट फॉलोवर है, इसमें स्प्रिंग डाले, ऐसे बॉल पेन नहीं होता क्या, ऐसे स्प्रिंग डाल के रखा है आपने। और स्प्रिंग को जब आपने डाल के रखा है तो स्प्रिंग को जैसे ही फॉलोवर राइज करेगा तो स्प्रिंग दबता चला जाएगा। हाँ। तो दैट इज द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग। तो फॉलोवर जितना राइज होता है स्प्रिंग उतना डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल टू राइज, दैट विल बी इक्वल टू राइज। ओके, तो अभी स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो जनरली स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने कभी गाड़ी का सस्पेंशन को स्टडी किया ठीक से, सस्पेंशन स्प्रिंग के बारे में? मैंने नहीं किया सर। ओके, आपने अगर देखा होगा तो वो स्प्रिंग को थोड़ा सा दबा के फिर अंदर डाला जाता है। मतलब कुछ डिफ्लेक्शन ऑलरेडी होता है। Yes, वो प्रीलोड लगा के फिर डाला जाता है। मतलब अगर आप उसको अगर सिंपल हाथों से खोलोगे तो निकालने के बाद में ज्यादा लंबा हो जाता है। उसको बिठाने के लिए दबाया जाता है फिर बिठाया जाता है, तो वो पहले से दबे हुए कंडीशन में होता है। मतलब आप उसमें ऑलरेडी कुछ प्रीलोड लगाते हो। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला के डेल्टा प्लस प्रीलोड होता है। सर उसका मतलब वो स्प्रिंग जब हम खड्डे में जब गाड़ी जाता है तो हमें महसूस नहीं होता ना नीचे गया है टायर करके। यस ऑब्वियसली, क्योंकि वो बाउंसी इफेक्ट देता है। बट यस, कहीं ना कहीं स्प्रिंग के बारे में ये चीज आपको पहले पढ़ना चाहिए था, फिर ये टॉपिक आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में रहना चाहिए था। बट थैंक्स टू अवर जीनियस पीपल जिन्होंने जंप फिनोमेना तो दे दिया, लेकिन उनको पता नहीं था कि बच्चों को स्प्रिंग नहीं पता अभी तक। कोई बात नहीं, आज पढ़ लिया। स्प्रिंग समझ में आया? हाँ सर समझ। ज्यादा लोड नहीं, इतना सिंपल खाली बताया मैंने। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन होता है अगर वो पूरी तरह से रिलैक्स कंडीशन में है तो। लेकिन अगर तुमने ऑलरेडी उसको डिफ्लेक्ट करके फिर असेंबल किया हुआ है, जो कि सारे एप्लीकेशन में वही किया जाता है, पहले थोड़ा दबाया जाता है फिर उसको असेंबल किया जाता है, तो दैट टोटल स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू जो डिफ्लेक्शन की वजह से उसमें फोर्स आया वो प्लस प्रीलोड। समझा? सर प्रीलोड फिर से बताइए। ओके, मान लो तुम एक स्प्रिंग लेके आए हो, ठीक है? मान लो तुम अगर मार्केट से स्प्रिंग लेके आए हो, वो ऐसा दिख रहा है। ओके, वो ऐसा दिख रहा है, उसका इतना लेंथ है, उसको तुम्हें अपने बाइक में बिठाना है। तो तुम जब बाइक में बिठाते हो ना तो हल्का सा इसको दबाते हो और ये इतने लेंथ का हो जाता है बिठाते हो। मतलब तुम ऑलरेडी उसमें इतना डिस्प्लेसमेंट दे के रखते हो, इसको डेल्टा आई बोलता हूं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। हाँ। और ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का डिफ्लेक्शन जो इसमें डाला गया है, तो दैट विल बी बिकॉज ऑफ द फोर्स विच इज प्रीलोड। और अब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये आपकी गाड़ी में बैठा हुआ रहेगा तो ऐसा ही रहेगा हमेशा, ऐसे ही हमेशा रहेगा। और फिर जब आप गाड़ी चलाते हो तब ये दबेगा तो शायद इतना दब जाएगा। तो ये रहेगा आप लोगों का डेल्टा।
फिर k इंटू डेल्टा प्लस डेल्टा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, अवश्य लिख सकते हैं, लेकिन कई बार प्रीलोड आपको डायरेक्टली प्रीलोड के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, फिर क्या करोगे? आप डायरेक्ट देख लो के डेल्टा आई भी लिख सकते हो, तो के कॉमन आ जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो ओके। हाँ सर। चलेगा, हाँ सर। वो भी चलेगा, बट यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि प्रीलोड तुम पहले से लगा के असेंबल करते हो, और असेंबल होने के बाद में जो डिफ्लेक्शन आता है वो ये डिफ्लेक्शन है। तो टोटल स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो इसका डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन मिलाकर होता है। आप समझ रहे हो? पढ़ा मैं जंप फिनोमेना रहा हूं, लेकिन इसमें बहुत सारी पहले से बातें बतानी पड़ती है, जैसे कि पहले डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन एसेंट्रिक कैम का बताना पड़ा, और फिर उसके बाद में हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझा। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला लिखता हूं, एफ एस विल बी के डेल्टा, डेल्टा की जगह पे लिखूंगा वाई, क्योंकि जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ये डिफ्लेक्ट होगा, जितना फॉलोअर ऊपर जाएगा उतना स्प्रिंग दबेगा। तो मैंने डेल्टा को वाई लिख दिया, समझ में आया? यहाँ पे लिखता हूं बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू वाई, बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू वाई। अच्छा, वाई का इक्वेशन भी मेरे पास में है, जस्ट अभी निकाल के रखा है। वाई का इक्वेशन हो जाएगा ई ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये आप जस्ट डिराइव किया मैंने, ये रहा अपना वाई का इक्वेशन। तो वाई भी काम आ गया और एक्सेलरेशन भी काम आ गया बच्चों, ये दोनों भी काम आ गया। तो ये अपन यहाँ पे चिपका सकते हैं। पी मतलब प्रीलोड, प्रीलोड आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। ओके, प्रीलोड आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकता है। मैं सोच रहा हूं आपको बता दूं आगे की बात उसमें कि नहीं, बट प्रीलोड जो वैल्यू है, ये प्रीलोड दो चीजों से आता है। एक तो आप जो दबा के उसमें बिठाते हो वो भी, और दूसरा वजन के वजह से भी बॉडी के आता है। मतलब आप इसको दबा के बिठाओगे वो तो आएगा ही आएगा, साथ में फॉलोअर का वजन भी तो यही ले रहा है ना स्प्रिंग। हाँ सर, मतलब जब तुम फोर्स नहीं लग रहा था। जैसे तुम गाड़ी में सस्पेंशन बिठाते हो दबा के, लेकिन जब गाड़ी में वो बिठा देते हो तो गाड़ी भी तो उसको और दबा देता है अपने ही वजन से। हाँ। तो आप क्या करते हो, आप दबा के बिठाते हो, फिर गाड़ी उसको और दबा देता है, उसके बाद में उसका ट्रैवल आता है। तो प्रीलोड में क्या क्या आता है? प्रीलोड इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा आई प्लस mg। समझ में आया? हाँ। मैं बहुत सोच रहा था कि तुम्हें इतना डिटेल में इसके बारे में बताओ कि नहीं बताओ, लेकिन बिना बताए टॉपिक खत्म ही नहीं होगा, इसलिए फाइनली हमने बता दिया। प्रीलोड विल बी के डेल्टा आई प्लस mg, क्योंकि प्रीलोड एक आप दबा के लगाते हो और प्लस गाड़ी भी उसको अपने वजन से दबा देता है। ऐसे ही फॉलोवर में भी होता है, तुमने दबा के बिठाया और साथ में फॉलोवर के वजन से वो फॉलोवर ने उसको और नीचे खींचा, इसके से और दब जाता है। फॉलोअर उसको पकड़ के लटक सा गया है ना, तो फॉलोअर कैसे और दब जाता है। मतलब फॉलोवर ऊपर से लोड लगाएगा कि ऊपर से उसने पकड़ा हुआ है, तो फॉलोवर का वजन जब ऐसे जाएगा तो फॉलोवर इसको और नीचे की तरफ कंप्रेस कर देगा, सेम लाइक जैसे गाड़ी का सस्पेंशन होता है। समझ में आया? हाँ सर। ओके, ये देखो लेफ्ट साइड में मैंने जो लिखा है, दिस इज योर स्प्रिंग का नॉलेज। ओके, स्प्रिंग का नॉलेज है ये अपनी तरफ अपनी जगह पे है, और ये सब कुछ अपनी जगह पे है। इस पूरे इक्वेशन में पुट करता हूं तो ये दिखेगा एज, ओके, ये कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एस प्लस एम ए लिख सकते हैं ना। तो ये इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये लिखा जाएगा, यहीं पे लिखता हूं, ये लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू एफ एस की जगह पे आ जाएगा के वाई प्लस पी प्लस एम ए। एफ एस की जगह पे आ जाएगा के वाई प्लस पी प्लस एम ए,
और फिर लिखा जाएगा F इज इक्वल टू के वाई में y की वैल्यू पुट करेंगे, के y की जगह पे E 1 माइनस कॉस थीटा प्लस प्रीलोड प्लस MA, A की जगह पे आ जाएगा E ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये क्या पूरा इक्वेशन आपको समझ में आया है? अभी तक हाँ जंप सर, समझ फिनोमेना गया। के बारे में बात ही नहीं किया, अभी तक मैंने सिर्फ फोर्स कितना लग रहा है वो निकाल के दिया। अब हम बात करेंगे जंप फिनोमेना के बारे में, सुनना ध्यान से। व्हाट इज जंप फिनोमेना? जंप फिनोमेना में बच्चे लोग आपको मालूम है, मान लो ये हाथ में जो मेरे ये फॉलोवर है और मेरा ये हाथ जो है कैम है, ये फॉलोवर है ये कैम है। मतलब जब मेरा कैम घूमता है तो फॉलोवर उस सरफेस को ट्रेस करता रहता है, टच करके रखता है हमेशा। हाँ सर। मतलब तुम अगर देखोगे तो इस व्यू से देखोगे तो तुम्हें फॉलोवर ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मेरा कैम घूम रहा है। हाँ सर, ऊपर नीचे जा रहा है फॉलो। कैम क्या? घूम रहा है, फॉलोवर ऊपर नीचे कर रहा है, कैम घूम रहा है, फॉलोवर ऊपर नीचे कर रहा है। कैम का स्पीड बढ़ाया, फॉलोवर उसको फॉलो कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर स्पीड ऐसा आएगा कि कैम ऊपर जंप कर जाएगा। मेरा नीचे कर गया बट ये देखो, ये रहा, ये घूमता रहेगा घूमता कैम रहेगा घूमता फॉलो रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, समझा? ऊपर जाता है। हाँ जैसे सर। घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, और इतनी जोर से कैम घूम जाएगा कि एक पर्टिकुलर ओमेगा पे दिस फॉलोवर सीजेस कांटेक्ट विद द कैम, इनका आपस का टच खत्म हो जाता है। वो जैसा वेटलेसनेस कंडीशन नहीं होता क्या, ये इतना हाँ जोर सर। से नीचे से धक्का हाँ खाता सर, है समझ। कि इसका इसका आपस में कांटेक्ट छूट जाता है, और जहां पे कांटेक्ट छूट जाता है वहीं पर जंप हो जाता है। एक ग्राफ से अगर मैं इसको बताऊं जंप फिनोमेना के बारे में, तो आप लोग ये ग्राफ देखे रहोगे शायद, अगर ये जंप फिनोमेना आपके लाइफ में कहीं पर भी आया था। तो जैसे राइज एंगल ये है और ये ड्वेल एंगल है, ठीक है, ये राइज एंगल है, ड्वेल एंगल है कैम का। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है फॉलोअर का, यहाँ पे थीटा है कैम का, यहाँ पे ये थीटा है कैम का। तो क्या होता है, रिस्पॉन्स का लाइन, ये रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं इसको, इसको रिस्पॉन्स कर्व बोलते हैं। कैम जब भी धक्का देता है फॉलोवर धक्का लेता है, तो देयर इज ऑलवेज अ डिले। मतलब जब कैम ने धक्का दिया तो कैम का धक्का इज लाइक ब्लू लाइन और कैम का उसको लेना इज लाइक दिस रेड लाइन। तो हल्का सा डिले रहता ही है, हल्का सा डिले रहता ही है। लेकिन जंप फिनोमेना यहाँ पे मान लो ये कैसा रहेगा, ऐसा ये होता है जंप फिनोमेना। जंप फिनोमेना में क्या होता है, जंप फिनोमेना में आपके राइज पे जब आप टॉप मोस्ट पे पहुंच जाते हो, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर टॉप मोस्ट जाने से पहले ही वो जंप करने की कोशिश कर रहा है, राइज खत्म होने से पहले अगर वो जंप करने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज कृपया करके आरपीएम घटा लो, आप गलत काम कर रहे हो। क्योंकि जितना ही फॉलोवर जंप करेगा उतना फॉलोवर के टूटने के चांसेस होंगे, कैम के भी डैमेज होने के चांसेस होंगे। मैं लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं, मतलब आप ऐसा धीरे 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 वो रियोस्टेट घुमा के रेजिस्टेंस बदलते नहीं क्या, वैसा बदल बदल के धीरे 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 आरपीएम कैम का बढ़ा रहे हो। तो अचानक से और आपको तब तक आपको कहां पे चेक करना पड़ता है, आपको सिर्फ राइज खत्म होने पे चेक करना है, क्योंकि उसके बाद में कैम नीचे आता है। ऊपर जब तक जा रहा है तब तक तो धक्का मिलेगा ही, नीचे आते वक्त कैम नीचे आ रहा है लेकिन फॉलोवर भी साथ में नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। तो जैसे ही ये ऊपर गया और अगर ऐसा हो गया कि कैम ने तो नीचे जाना शुरू कर दिया लेकिन फॉलोअर का अभी भी मोमेंटम ऊपर जाने का है, तो दैट इज वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, एंड इसको कहते हैं जंप। ये है वो जंप, समझ में आया? थोड़ा बहुत समझे? हाँ सर। ओके, इसलिए स्प्रिंग लगा दे। क्या दिया? नहीं कुछ नहीं। ओके, देखो जंप फिनोमेना में ये क्या है, ये है फॉलोवर रिस्पॉन्स, ये है फॉलोवर रिस्पॉन्स, और ये है कैम का रोटेशन, ये है
कैम रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो, ये है कैम रिस्पॉन्स। कैम भाई साहब ब्लू लाइन है, रेड से फॉलोवर है। जंप कब होता है? जंप तब होता है जब एक लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा ओमेगा बढ़ जाता है। लिमिटिंग वैल्यू से ज्यादा जब ओमेगा बढ़ जाएगा तब कांटेक्ट छूट जाएगा। जब कांटेक्ट छूट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? बहुत ज्यादा। अरे जीरो होगी ना, क्योंकि लगी नहीं नहीं रहा। ज्यादा होगी ना तो ही तो जंप लेगा ना। जंप लेगा ना, लेकिन अगर जंप हो गया है तो एफ कितना रहेगा ना? 0। लगेगा ही नहीं उस पे कुछ, नीचे से चला जाएगा वो फोर्स। एग्जैक्टली, व्हेन देयर इज जंप, जंप हो गया बॉस, जंप हो गया। जब जंप हो गया है इसका मतलब वहां पे एफ जीरो, बराबर। हाँ सर। एट जंप, एट जंप फेनोमेना, एट जंप फेनोमेना एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, कई लोग आपसे फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा पूछते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ओमेगा। अच्छा, ये एसेंट्रिक कैम है, ये टॉपिक एसेंट्रिक कैम चल रहा है। एसेंट्रिक कैम में ड्वेलिंग वेलिंग नहीं होता, आधे 180 डिग्री पे राइज होता है और फिर बचे हुए 180 डिग्री पे रिटर्न होता है, बराबर। हाँ सर। एसेंट्रिक कैम का मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ राइज एंड फॉल, बस इतना ही होता है, इसमें ड्वेलिंग वेलिंग नहीं होता है। तो जंप फेनोमेना हम उस एसेंट्रिक कैम का पढ़ रहे हैं, एसेंट्रिक कैम का पढ़ रहे हैं। तो राइज एंगल कितने एंगल पे खत्म होता है? 180 डिग्री पे। हाँ सर, हाफ दी सर्कल 180 है ना। फॉर एसेंट्रिक, फॉर एसेंट्रिक कैम, फॉर एसेंट्रिक कैम राइज, क्या है, ऐसे लिखता हूं, थीटा ए, थीटा ए इज इक्वल टू 180 डिग्री and theta d is also equal to 180 degree. We should remember this. आपको कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, लिमिटिंग स्पीड बताओ कैम की। फॉर लिमिटिंग स्पीड, फॉर लिमिटिंग स्पीड ऑफ कैम, ऑफ कैम मतलब कम से कम, कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड होना चाहिए? ओके, लिमिटिंग स्पीड ऑफ कैम मतलब ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कैम स्पीड क्या होना चाहिए अगर आपको निकालना है। तो उसमें आपको ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में एफ की वैल्यू 0 पुट करनी है और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री पुट करनी है। मतलब जब राइज खत्म होने के बाद में सीजेस कॉन्टैक्ट, जस्ट सीजेस कॉन्टैक्ट, मींस दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू। क्योंकि बॉस ऊपर जाने के बाद में कैम जब भी नीचे उल्टा घूमना शुरू करता है तो ऑटोमेटिकली देयर इज अ मोमेंट, जैसे वो कार्टून नेटवर्क में नहीं होता क्या, वो टॉम एंड जेरी, हवे में थोड़ा सा टॉम अटक सा जाता है, हाँ सर, समझ गया वो। वैसे कुछ फॉलोवर थोड़ी देर के लिए अटक सा जाता है, बिकॉज वो ऊपर जा रहा था जा रहा था जा रहा था जा रहा था, अचानक फॉलोवर को कैम ने बोला वो हो गया चल नीचे, बोलता है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन कैम जैसे फिर रिटर्न एंगल शुरू करता है तो फॉलोवर नीचे आना शुरू करता है, मतलब उस इंस्टेंट पे जैसे राइज खत्म होता है। लिमिटिंग स्पीड अगर आपको चाहिए, उस ओमेगा को ओमेगा जे बोलते हैं, ओमेगा जंप बोलते हैं, ओमेगा जे निकाल सकते हैं आप। मतलब इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में अगर आप f0 पुट कर दो, थीटा 180 डिग्री पुट कर दो, थीटा 180 डिग्री को बाकी सब कुछ पुट कर दो, तो आप लोगों को जो ओमेगा मिलेगा उसको ओमेगा जंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जंप। इसको सिंप्लीफाई करता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पे देखो ध्यान से, थीटा को 180 लिखूंगा और एफ को 0 लिखूंगा, इधर ही लिखता हूं, देखो एफ की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू 0 इज इक्वल टू के ई 1 माइनस कॉस 180 कितना होता है? -1 -1 प्लस पी प्लस एम ई ओमेगा जे स्क्वायर, समझा ना? ओमेगा जे क्यों, ओमेगा बिकम्स ओमेगा जे
and cos 180 again -1. करेक्ट लिखा सब्स्टिट्यूशन? इज माय सब्स्टिट्यूशन करेक्ट? अब ये जो है ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 1 - 1 2 हो जाएगा ना, तो 2ke आएगा ना, 2ke, और ये इधर -1 आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट पेज पे देखो कैसे लिखेगा, 0 = 2ke प्लस p माइनस क्या था, ओमेगा स्क्वायर था, माइनस me ओमेगा स्क्वायर j, me ओमेगा स्क्वायर j। इधर से मेरे को ओमेगा j चाहिए। ओमेगा j का फॉर्मूला क्या आएगा? ओमेगा j का फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट p प्लस 2ke अपॉन me, एंड दिस इज अ जंप वाला ओमेगा का फॉर्मूला। समझ में आया बच्चा लोग? समझ गया सर। ये पूरा जो पार्ट है दिस इज द जंप फिनोमेना। ओके, दिस इज द जंप फिनोमेना। लिखना है तो लिखो, बाद में लिखना है तो बाद में लिखो, नोट्स कंप्लीट करना बाद में। मैं 2 मिनट आपको देखने का मौका देता हूं, 2 मिनट देखो, फिर इस पर हम फिर से बात करेंगे। एक बार रिवाइज कराता हूं और फिर छोड़ता हूं। लिखो, देखो, लिखो, जो करना है करो। देखो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये क्या है? ये एक फॉलोअर है, इस फॉलोअर का मोशन अपवर्ड है। इस फॉलोअर में क्या क्या फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? एक कैम का धक्का नीचे से ऊपर की तरफ, एक स्प्रिंग का धक्का नीचे की तरफ, जो स्प्रिंग इसको नीचे रखेगा हमेशा। ये स्प्रिंग मेक श्योर करता है कि फॉलोअर हमेशा कैम के साथ कांटेक्ट बनाए रखे। उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि मोशन में है, हम उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक इनर्शिया फोर्स, जिसको डीएलएम्बर्ट फोर्स भी कहते हैं, लगाएंगे। और फिर अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लिखेंगे तीनों भी फोर्सेस का इक्विलिब्रियम समेशन इक्वल टू 0। इधर से हमें F का इक्वेशन मिला, स्प्रिंग फोर्स प्लस मास इनटू एक्सेलरेशन। जो स्प्रिंग फोर्स होता है दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके वजह से वन फोर्स, एंड सेकेंडली प्रीलोड कभी भी इनिशियल असेंबली के समय के डेल्टा आई एक वैल्यू होती है, और या फिर वजन ऑफ फॉलोअर के वजह से रहेगा, वेट ऑफ फॉलोअर, ये दोनों के मिला के प्रीलोड रहेगा। तो पहले प्रीलोड निकाल लेने का और यहाँ पे पुट कर देने का। Fs, y, एक्सेलरेशन, सब कुछ इस इक्वेशन में पुट किया तो हमें ये F का इक्वेशन मिलता है, जिसके E 1 - cos θ प्लस P प्लस me ओमेगा स्क्वायर cos θ। जंप जब हो जाता है तो F की वैल्यू 0 रहती है। किसी भी एंगल पे अगर जंप हो गया है तो F की वैल्यू 0 रहेगी। जंप हो गया है तो F विल बी 0। कभी कभी आप लोगों को वो बोलते हैं कि जंप 110 डिग्री पे हो चुका है, तो भी वहां पे F0 लेना है, थीटा की वैल्यू 110 पुट करनी है, और शायद आपको वहां पे ओमेगा की वैल्यू पूछी रहेगी, तो आपको ओमेगा निकाल के देना है। भाई कितने स्पीड पे घूम रहा था जो जंप हो गया, तो निकाल के देते हैं। जंप ना होने के लिए आपको लिमिटिंग स्पीड कैम की पता होनी चाहिए। उस लिमिटिंग स्पीड से हमेशा कैम को लो स्पीड पे ऑपरेट किया जाता है। उसको निकालने के लिए इस एसेंट्रिक कैम टॉपिक में थीटा की वैल्यू 180 लेंगे हम, फोर्स की वैल्यू 0 लेंगे। यहाँ पे फोर्स 0 लेने का, थीटा 180 लेने का, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें जो इक्वेशन मिलता है उससे ओमेगा जे की वैल्यू आती है √P + 2ke अपॉन me। प्रीलोड, स्प्रिंग स्टिफनेस, एसेंट्रिसिटी, मास ऑफ फॉलोअर, एसेंट्रिसिटी, इस वैल्यू से हमें मिलती है लिमिटिंग स्पीड ऑफ कैम। इससे ज्यादा स्पीड अगर कैम की हुई तो जंप गारंटीड होगा। तो कभी भी इससे स्पीड की वैल्यू कम होनी चाहिए टू अवॉइड द जंप। टू अवॉइड जंप ऑफ फॉलोअर, ओमेगा शुड बी लेस देन ओमेगा जे। समझा? हाँ सर। चलो आज काफी पढ़ा हमने। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। कोई डाउट है तो पूछो सर। लास्ट पेज लो ना। हाँ, कोई डाउट है तो पूछो, वरना हम मिलेंगे कल भी पढ़ेंगे। कल इसका एक न्यूमेरिकल लूंगा और सिंथेसिस भी शुरू करूंगा।
और अगर समय ज्यादा लग गया न्यूमेरिकल में तो परसों सिंथेसिस शुरू करूंगा, डोंट वरी। लेकिन अभी रोज कैम चला, तब तक कॉम चलाएंगे जब तक सिलेबस नहीं हो जाता।